गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग वन ऑफ अ स्पीसीज बाय द पेरेंट इंडिविजुअल। मतलब जब पेरेंट्स ग्रो करके जब वो डिवाइड होते हैं इनटू डॉटर सेल्स, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? आगे हमारी प्रजाति को मेंटेन करने के लिए, रेस को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन। इसको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को समझने के लिए और क्यों ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ एक लाइफ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है। ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव करना है तो उसको खाना लेना पड़ेगा, दैट इज़ न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, सांस लेना भी बहुत ज़रूरी है। रेस्पायर, जिससे हम रेस्पिरेशन से बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। एक्सक्रीशन, वेस्ट को बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो ये सारी जो लाइफ प्रोसेस है, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इंडिविजुअल की लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये सब प्रोसेस ज़रूरी हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये लाइफ प्रोसेस है। On the other hand, if an individual organism is going to create more individual, a lot of energy will be spent in this process. अगर कोई इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस करता है, नए इंडिविजुअल बनाता है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लगेगी। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन सच ए प्रोसेस एज इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। जब हमें ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी ही नहीं है रिप्रोडक्शन, तो क्यों इंडिविजुअल इतनी एनर्जी इस पर वेस्ट करेगा? इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। नेक्स्ट हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे इसमें। Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organism because they reproduce. फिर भी हम देखते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है, रिप्रोड्यूस करता है। If there were to be only one non-reproducing member of particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. इसका मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो आगे उसको हम कैसे देखेंगे? उसकी नए इंडिविजुअल बनेंगे ही नहीं, तो आगे उसकी रेस, उसकी प्रजाति, उसकी स्पीसीज कैसे मेंटेन रहेंगी? इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज? हमें ये कैसे पता चलता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, क्या वो एक ही स्पीसीज के हैं, क्या वो एक ही प्रजाति के हैं? यूजुअली वी से दैट दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। हम इसको कैसे बता सकते हैं कि वो एक दूसरे जैसे दिखाई देते हैं? तो हम इसको बोल सकते हैं कि दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज, मतलब उनकी एक ही प्रजाति है। जैसे डॉग्स हैं, तो सारे डॉग्स लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। Thus, reproducing organism create new individual that look very much like themselves. जो reproducing organism होते हैं, जो reproduce करते हैं, वो ऐसे नए individual produce करते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग का जो बेबी है वो उन्हीं जैसा दिखाई देता है मोस्टली। नेक्स्ट टॉपिक, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं? ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। उनका जो बॉडी का डिज़ाइंस होता है, जो बाहर से जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, वो एक जैसी होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, सारे एक ही जैसे दिखाई देंगे, चाहे उनका कलर या उनकी फीचर्स थोड़े बहुत अलग हो, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना बाहर से।
If the body designs are so similar, the blueprint for these design should be similar. इसका मतलब यह blueprint क्या होते हैं, किसी चीज़ का हम ड्राफ्ट बना लेना, कोई मतलब उसका डिज़ाइन बना लेना। जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं तो उससे पहले हम उसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हैं। आर्किटेक्ट क्या है, उसका पूरा डिज़ाइन बनाता है कि हमारी बिल्डिंग ऐसी होगी। तो ऐसे ही इंडिविजुअल का भी क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब उसका एक ड्राफ्ट होता है। वो किस में होता है, ब्लूप्रिंट हमारी लाइफ के कहाँ होते हैं, डीएनए में। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे देखिए क्या लिखा है, Thus reproduction at its most basic level will involve making copies of blueprint of body design. जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो ये ब्लूप्रिंट है, हमारा जो ड्राफ्ट होता है, उसकी कॉपीज बनती हैं, मतलब डीएनए की कॉपी बनती है। जो पेरेंट सेल में डीएनए होता है वो ट्रांसफ़र होता है किसमें, डॉटर सेल्स में। डीएनए की क्या है, कॉपीज बनती हैं। एक तो पेरेंट सेल में रह जाएगी और दूसरी कॉपी किस में चली जाएगी, डॉटर सेल्स में चली जाएंगी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लूप्रिंट वाला। इन क्लास 9th वी लर्नड दैट द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए। हमें ये पता है कि हमारी सेल्स के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन होती हैं कि हमारे बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर का कलर कैसा होगा, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारी नोज़ कैसी होगी। तो डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड। तो यही वो डीएनए है जो पेरेंट सेल से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, किसके थ्रू, क्रोमोसोम के थ्रू। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। जो डीएनए होता है सेल्स में, वो इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी। हमारे जो सेल्स होती हैं उसका जो जितने भी फंक्शन होते हैं मोस्टली किसके द्वारा कैरी आउट होते हैं, दैट इज रेगुलेटेड बाय प्रोटीन। If the information is changed, different protein will be made. अगर डीएनए में कोई चेंज हुआ, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई चेंज हुआ, तो प्रोटीन भी अलग अलग बनेगी। और अगर डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू द अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। अगर प्रोटीन अलग होगी तो बॉडी का डिज़ाइन भी अलग होगा। हम देखते हैं कि जैसे हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, हम थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, जब इसके जो ब्लूप्रिंट है, डीएनए है, उसमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन होती रहती है, थोड़ी सी चेंजेस होते रहते हैं। 90% जो हमारा डीएनए होता है वो पेरेंट्स जैसा होता है, और 10% डीएनए क्या है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वेरिएशंस होती हैं, जिसकी वजह से हमारे थोड़े से उनसे अलग फीचर्स होते हैं। Therefore, a basic event in the reproduction is the creation of DNA copy. जब सेल का रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए की क्या बनती है, कॉपी बनती है। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। सेल यूजेस केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। बहुत सारी जब कॉपी बनती है तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होंगी उसमें। दिस क्रिएट 2 copies of DNA in the reproducing cells and they will need to be separated from each other. जो वो कॉपी बन जाती हैं फिर वो उनको सेपरेट होती है, एक पेरेंट सेल में रह जाती है कॉपी और फर्दर दूसरी क्या है, कॉपी डॉटर सेल में चली जाती है। However, keeping 1 copy of DNA in the original cell, 1 copy किस में रहती है, ओरिजिनल सेल मीन्स पेरेंट सेल, एंड सिंपली पुशिंग द अदर 1 आउट वुड नॉट वर्क। इसका मतलब है कि जो दूसरी कॉपी है जब डॉटर सेल्स में जाएगी तो खाली डीएनए की कॉपी जाने से ही नया इंडिविजुअल नहीं बनेगा, क्योंकि सेल के सर्वाइवल के लिए और भी तो ऑर्गेनेलीज हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि डीएनए के अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, न्यूक्लियस है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, बिकॉज द कॉपी पोस्ट आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। तो मैंने जैसे बताया कि डीएनए कॉपी से ही हमारा काम नहीं चलेगा। डीएनए कॉपिंग इज अकम्पेन्ड बाय द क्रिएशन ऑफ न्यू एडिशनल सेल एपरेटस। जब
डीएनए की कॉपी बनती है इंडिविजुअल में रिप्रोडक्शन के टाइम, तो सेल के जो सेलुलर अपरेटस होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, इनकी भी कॉपीज बनती हैं। एंड देन द डीएनए कॉपी सेपरेट ईच विद इट्स सेलुलर अपरेटस। डीएनए की कॉपी एक तो पेरेंट सेल में रह जाएगी और दूसरी कॉपी किस में पास हो जाएगी, डॉटर सेल्स में, और जो वो सेलुलर अपरेटस बने थे, जो भी ऑर्गेनेलीज बनी थी, वो डॉटर सेल में चली जाएंगी। इफेक्टिवली आ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स। सो एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, 2 सेल बन जाएंगी। These 2 cells are of similar, ये सिमिलर होती हैं, बट दे आर लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। क्या वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्यों? द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। इसका मतलब है कि जब कॉपी हो रही होती है डीएनए की, क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट हुई है, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। हम बायोकेमिकल रिएक्शन पे पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ही बनेगी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस होती हैं, वेरिएशन हो जाती है कॉपी के टाइम। किसी चीज़ की जब हम कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल जो है डीएनए की कॉपी के लिए ज़रूरत होता है, उसमें चेंजेस हो जाते हैं। Therefore, it is only to be expected that the process of copying of DNA will have some variation each time. तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब ये डीएनए की कॉपी बनती हैं तो उसमें कुछ वेरिएशन हर बारी हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू देयर ओरिजिनल। वो सिमिलर तो होंगी कॉपी, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट होंगी ओरिजिनल से। मतलब जो न्यू इंडिविजुअल बनेंगे वो पेरेंट से थोड़े से डिफरेंट होंगे। Some of these variations might be so drastic that new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. इसका मतलब है कई बार वेरिएशंस इतनी बड़ी हो जाती हैं, उतने उनमें ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं कि जो नया जो डीएनए बना है वो सेल के जो अपरेटस होते हैं, जो ऑर्गेनेलीज हैं, उसके साथ काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि आपने कोई न्यूबॉर्न बेबी देखा हो कि उसके 2 हेड प्रोड्यूस हो गए हैं, तो क्या वो ज़्यादा दिन के लिए ज़िंदा रह पाता है? नहीं, वो थोड़े दिन के बाद मर जाता है। तो जो जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं, जो नॉर्मल बेबी होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, जिनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको सर्वाइवल में दिक्कत आती हैं। सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन डीएनए कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम। दस द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो सर्वाइविंग सेल्स हैं वो एक दूसरे से सिमिलर तो होती हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। जो ये वेरिएशंस होती हैं, यही बेस है किसका? इवोल्यूशन का। जो इवोल्यूशन होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे बंदर थे ह्यूमन बीइंग के, तो धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, वेरिएशन हुए। बंदर थे वो सीधा चलने लगे, उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर में धीरे धीरे वेरिएशंस आने लगी, तो फिर धीरे धीरे उनसे क्या है, जो ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग बने। जैसे चिंपैंजी हैं और क्या के एप्स हैं, तो वो ह्यूमन जैसे दिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ह्यूमन तो नहीं होते। तो जो ये वेरिएशंस होती हैं वो क्या है, इवोल्यूशन का बेस बनाती हैं, जो चेंजेस होते हैं उसका बेस बनाती हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये वेरिएशंस तो हो गई, तो क्या इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनका क्या रोल है? पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीचे इन द इकोसिस्टम। हर एक जो ये नीचे होता है, इसमें क्या, इसका मतलब ये होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म है जो इकोसिस्टम में हमारे, चाहे कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका एक अलग रोल होता है, अलग उसका एक रोल होता है इकोसिस्टम में, वो अलग रोल प्ले करता है। जैसे मान लो कोई भी इंसेक्ट है, तो जैसे ग्रास होपर है, तो वो क्या काम करता है, एक प्रे का काम करता है, उसको प्रीडेटर खाता है, जो वो दूसरा प्रीडेटर है उसको कोई तीसरा खाता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है, एक रोल प्ले करता है अपना इकोसिस्टम में। यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन फीचर। जो डीएनए की जो कॉपी होती है वो
आगे जो बॉडी डिज़ाइन है जो हमारा इंडिविजुअल का, उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। मतलब वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही नया इंडिविजुअल बन जाए। अगर सिमिलर जो पेरेंट सेल होती है और जो डॉटर सेल्स होती है उनमें कुछ तो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो इसके लिए वेरिएशन क्या है, बिल्कुल कम होनी चाहिए। और जो कंसिस्टेंसी होती है डीएनए की कॉपी की, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। डीएनए जब कॉपी बनाए अपनी तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, ताकि वो जो फर्दर रेस है वो मेंटेन रह सके। That allow the organism to use that particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. Reproduction की वजह से ही हमारी जो population होती है species की, वो stable रह पाती है। नीचे can change because of reason beyond the control of organism. ये जो नीचे है ये क्या है, चेंज हो सकता है, इस पर कोई इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं हो सकता। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप एंड डाउन, वाटर लेवल कैन वेरी। अब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अडेप्ट है अपने इन्वायरमेंट में बिल्कुल रहने के लिए, तो मान लो वो ठंडे इलाके में रहता है, टेम्परेट रीजन में रहता है, तो उसकी बॉडी भी वैसे ही अडेप्टेड है। लेकिन जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वाटर लेवल क्या है, चेंज होता रहता है। देयर कुड बी अ मीटियोराइट हिट्स, वहाँ पे कोई मीटियोराइट भी हिट कर सकता है। टू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल, मान लो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वहाँ के इन्वायरमेंट में क्या है, चेंजेस हो गए। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू ए पर्टिकुलर नीचे एंड इफ नीचे वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, जो उसका इन्वायरमेंट था, जो उसका रोल था, जो वहाँ का उसका हैबिटेट था, अगर वो चेंज हो जाता है, किसकी वजह से, एक तो अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो गया। अगर वो ठंडे इलाके में रहता था, मान लो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, बाढ़ आ गई, मीटियोराइट हिट कर गया वहाँ पे, तो उसको ऑर्गेनिज्म की क्या है, उसका नीचे क्या है, चेंज हो गया, उसका हैबिटेट, उसकी जो अडेप्टेशन थी वो सारी क्या हो गई, चेंज हो गई। द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, पॉपुलेशन इसकी वजह से क्या है, वो पूरी उसकी प्रजाति खत्म हो सकती है। However, if some variations were to be present in few individual in these population, there would be some chances for them to survive. अगर उनमें मान लो उन इंडिविजुअल में से कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं, मतलब वो गर्मी को सहन कर सकते हैं, बढ़े हुए टेम्परेचर को क्या है, सहन कर सकते हैं, तो वो क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, वहाँ पे वो ख़त्म नहीं होंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे। Thus, if there were a population of bacteria living in a temperate वाटर, इसने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया है कि मान लो एक ठंडा इलाका है, कोई लेक है टेम्परेट, तो वहाँ का उसका पानी क्या है, ठंडा है, तो बैक्टीरिया उसमें रहते हैं। इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का तो सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो बहुत सारे बैक्टीरिया क्या है, मर जाएंगे। बट द फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, लेकिन उनमें से कुछ अगर बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें वेरिएशंस हैं जो उस हीट को सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो ग्रो हो जाएंगे। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम, तो वेरिएशन सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म। देखिए दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिर्फ एक सेल होती है और वही बॉडी के पूरे फंक्शन को कंट्रोल करती है, जैसे कि अमीबा है, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जो अलग अलग, जिसमें डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, इंसेक्ट हैं, ये मल्टीसेलुलर क्या है, ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है फिशन। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है। जैसे इसने अमीबा का दिखाया है, इसमें क्या है, डिवाइड हो जाती है ये सेल और दो में ब्रेक हो जाती है।
मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिशन हैव बीन ऑब्जर्व। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। दो टाइप के इसमें फिशन के टाइप दे रखे हैं। एक तो बाइनरी फिशन जिसमें एक सेल 2 सेल में ब्रेक हो जाती है, एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाती है, और जो मल्टीपल फिशन होता है जिसमें एक सेल से कई सारी सेल बनती हैं। इसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल दिया है जिसमें बाइनरी फिशन होता है, एक सेल से क्या है, एक सेल ग्रो होके डिवाइड होती है और फिर 2 सेल बनाती है। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेल्स ड्यूरिंग द डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। अमीबा में क्या है, किसी भी प्लेन में ये डिवाइड होती है, जैसे कि ये है, इस प्लेन में अगर इस डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर ये ऐसे डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो इसमें ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, ये इसमें अमीबा में कैसे होता है, इसमें डिवीजन। हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो समवट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज सच एज इज सीन इन लेशमेनिया विच कॉजेज काला आजार। देखिए, जो बाइनरी फिशन होता है अमीबा में, सबसे पहले ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्या होती है, इस सेल की इलोंगेशन होती है, ये स्ट्रेच होती है, और इसकी न्यूक्लियस भी क्या है, स्ट्रेच होती है। ये न्यूक्लियस देखिए इलोंगेट हो गई है। फिर ये क्या है, बीच में एक कंस्ट्रिक्शन आता है और ये 2 न्यूक्लियस बन जाती हैं, एक इस सेल में चली जाती है, एक इस सेल में चली जाती है। पहले होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न, फिर उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। ठीक है, तो जब ये बीच से टूट जाती है तो इसकी ये 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। तो ये है बाइनरी फिशन। अब इसमें दे रखा है लेशमेनिया का एग्जाम्पल। ये एक प्रोटोजोआ है और ये कौन सी बीमारी करता है, काला आजार। काला आजार को हम दमदम फीवर या ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, जिसमें स्वेलिंग हो जाती है लीवर पे, इसमें फीवर आता है। तो जो विच हैव आ विप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे इसकी बोट शेप सी बॉडी होती है लेशमेनिया के ऐसे। एट वन एंड ऑफ cell in such organism binary fission occur in a definite orientation in relation। जो बाइनरी फिशन होता है किसमें, लेशमेनिया में, जो डिजीज को करता था काला आजार, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन होता है। Other single-celled organisms such as malarial parasite Plasmodium divide into many daughter cell simultaneously by the multiple fission। देखो, बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल तो इसने अमीबा दिया था और लेशमेनिया वाला दिया है इसने एग्जाम्पल। और जो मल्टीपल फिशन है जिसमें एक सेल, ये एक सेल है, ये डिवाइड होके बहुत सारी क्या बना रही है, डॉटर सेल्स बना रही है। तो मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल इसने किस में दिया है, प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि जो इंडिविजुअल है, पेरेंट सेल है, वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और उससे क्या है, नए डॉटर सेल्स बन जाती हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। जैसे स्पाइरोगाइरा का इसने एग्जाम्पल दिया है। स्पाइरोगाइरा क्या है, स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है जिसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। तो इसका डायग्राम मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इट सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसीज अपॉन मैच्योरेशन। जो स्पाइरोगाइरा एल्गी होती है उसमें क्या है, वो ब्रेक हो जाती है स्मॉल पीसीज में अपॉन मैच्योरेशन। जब उसकी सेल मैच्योर हो जाती हैं तो वो 2-3 पार्ट में क्या है, डिवाइड हो जाती हैं। और ये जो नए जो पीस हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, दे ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, उनसे फिर नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए, ये स्पाइरोगाइरा एल्गी है, इसमें फ्रेगमेंटेशन दिखाया गया है। ये जो इसमें ये स्पाइरल शेप का क्या है, इसका क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए इसको स्पाइरोगाइरा भी बोलते हैं। इसलिए इसका नाम स्पाइरल शेप का इसमें क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और हमें पता है कि एल्गी फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसकी फ्रेगमेंट टूट जाती हैं, ये 2 टुकड़ा में बट जाती हैं, तो एक ये डॉटर सेल बन गई और दूसरी ये वाली डॉटर सेल बन गई।
This is not true for all multicellular organism. They cannot simply divide cell by cell. ये जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं हर किसी में नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये स्पाइरोगायरा तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे इंसेक्ट हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो उनमें क्या है, जो बॉडी का उनका स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसमें सिर्फ इस टाइप के डिवीजन से काम नहीं चल सकता। The reason is that many multicellular organisms such as we have seen is not simply a random collection of cells. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत सारी सेल्स कलेक्ट हो गई, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। स्पेशल उनमें सेल्स होती हैं जो मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू। जब कई टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और जब कई ऑर्गन मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और जब कई ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर है, स्प्लिन है, किडनी है, कई टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। तो तभी तो एक इंडिविजुअल बन पाता है इन सब से मिलके। विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजिशन इन द बॉडी। वो अलग अलग सिस्टम अलग अलग प्लेस पे होते हैं हमारी बॉडी में। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू बी यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन टाइप होता है। ए बेसिक स्ट्रेटजी यूज्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी जो डिफरेंट सेल्स होती हैं, हर एक सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे जो मसल सेल हैं उनका अलग फंक्शन होता है, जो नेफ्रॉन है उनका अलग फंक्शन होता है, न्यूरॉन है उनका अलग फंक्शन होता है। तो अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और उनका फंक्शन क्या है, अलग होता है। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक सेल टाइप। How is the reproduction to be achieved from a single cell type if organism itself consists of many cell type? तो उसमें अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, तो उसमें ये सिंपल सेल डिवीजन कैसे हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रीजनरेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर इसमें कोई और आप चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।